नमस्ते, मैं जानकी हूँ। यहाँ मैं आपको 13 मिनट नामक एक वॉर थ्रिलर मूवी को सरल हिंदी में समझाऊंगी। फिल्म की शुरुआत एक जर्मन मजदूर जॉर्ज एल्सर से होती है, जो एक पत्थर के खंभे में कुछ घर में बने डायनामाइट के टुकड़े छिपाता है। वह अपने बनाए टाइम बम की घड़ी की मैकेनिज्म को चेक करता है और खंभे में छेद को ढक देता है। जॉर्ज यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ अच्छी तरह छिपा हुआ है, ताकि किसी को शक न हो कि क्या होने वाला है। इस दौरान ऐसा लगता है कि वह चीज़ों को जोड़ते हुए खुद को चोट पहुंचा चुका है। उसके हाथ पर कई कट्स हैं और घुटनों में दर्द है। यह 7 नवंबर 1939 की रात है और जॉर्ज म्यूनिख, जर्मनी के एक बड़े बियर हॉल बर्गर ब्रॉकेलर में है। ये जगह जल्द ही नाजी पार्टी के कई उच्च अधिकारियों की मेज़बानी करने वाली है। जॉर्ज अपना काम पूरा करता है और अंदाज़ा लगाता है कि उसका टारगेट कहाँ बैठेगा। यह जानकर कि विस्फोटक सीधे मंच के पीछे हैं, वह इमारत से बाहर निकल जाता है। अचानक दृश्य बदलता है और अगले दिन 8 नवंबर 1939 को उसी जगह पर आता है। एडोल्फ हिटलर, जर्मन चांसलर और हत्या का टारगेट, अपने साथियों द्वारा मंच पर आमंत्रित किया जाता है। वह वहां अपना सालाना भाषण देने आया है, जो 16 साल पहले वीमर रिपब्लिक को गिराने के नाजी पार्टी के असफल प्रयास की याद में है। वह मंच पर खड़ा है, ठीक उस खंभे के सामने जहां घर में बना टाइम बम रखा हुआ है। इसी बीच कॉन्स्टेंस शहर में जॉर्ज बेचैनी से अपनी जेब घड़ी चेक करता है और जर्मन स्विस बॉर्डर की तरफ बढ़ता है। वह बॉर्डर फेंस पार करने वाला होता है कि अचानक 2 जर्मन अधिकारी उसे रोक लेते हैं। जॉर्ज बताता है कि वह स्थानीय फोकलोर सोसाइटी के एक परिचित को ढूंढ रहा है, लेकिन अधिकारियों को उसके इरादों पर शक होता है, क्योंकि उसके हाथ में वायर कट्टर है। कुछ देर बाद वे जॉर्ज को अपने स्टेशन ले जाते हैं और उसके पास की सभी चीज़ें जब्त कर लेते हैं। इसमें कई सबूत शामिल हैं, जैसे वायर कट्टर और एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। जॉर्ज लगातार दीवार घड़ी की ओर देखता रहता है। समय शाम के 9 बज रहे हैं। वह जानता है कि विस्फोट होने में अब ज़्यादा समय नहीं है। तभी एक अधिकारी उसके कोट के लैपल पर लाल फ्रंट कम्युनिस्ट पार्टी का बैज देखता है। जॉर्ज को बताया जाता है कि ऐसे प्रतीक पहनना गैरकानूनी है और उसे दीवार की ओर मुंह करके खड़ा किया जाता है। नाजी अधिकारी जल्द ही नोटिस करता है कि संदिग्ध को कई चोटें आई हैं और उसे तुरंत जेल में डाल देता है। जॉर्ज अपनी जेब घड़ी पकड़ लेता है, घबराहट से समय देखता है। ठीक 9:20 म्यूनिख में एक भारी विस्फोट होता है। जॉर्ज अभी भी जेल में बैठा है, यह नहीं जानता कि हत्या का प्रयास सफल हुआ या नहीं। इसी बीच रीच सिक्योरिटी मुख्यालय में एक अधिकारी को म्यूनिख में हुई घटनाओं के बारे में बताया जाता है। शांति अचानक अफरा तफरी में बदल जाती है और सैनिकों को पूरी तरह सतर्क कर दिया जाता है। दूसरी ओर जॉर्ज के गांव में क्रिपो पुलिस चीफ आर्थर नेबे के नेतृत्व में एक काफिला पहुंचता है। वह स्थानीय नाजी पार्टी लीडर एबरले को आदेश देता है कि गांव के चौक में जॉर्ज एल्सर के सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाए। एबरले इस आदेश से हैरान होता है, क्योंकि वह जानता है कि एल्सर परिवार शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हालांकि नेबे बेहद गुस्से में है और चाहता है कि उसका आदेश किसी भी तरह माना जाए। जल्द ही अधिकारियों को जॉर्ज का परिवार मिल जाता है, जिसमें उसकी पूर्व मंगेतर एल्सा भी शामिल है। उसे और उसके 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक ट्रक के पीछे बैठा दिया जाता है। लेकिन एब्रले आखिरी समय पर हस्तक्षेप करता है और बच्चों को सुरक्षित वापस ले आता है। कुछ समय बाद नेबे अपने अधिकारियों के साथ विस्फोट के बाद के फुटेज को चेक करता है। वह नुकसान की मात्रा देखकर हैरान रह जाता है। अगले दृश्य में जॉर्ज को हथकड़ी लगाकर बर्लिन के एक जांच कार्यालय में लाया जाता है। वह जल्दी से नोटिस करता है कि पास की मेज़ पर यातना के कुछ सामान रखे हुए हैं। नेबे और कई अन्य अधिकारी भी कमरे में आते हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें नाजी सल्यूट देने से इनकार करता है। वह इसके बजाय गुड डे कहकर एक तटस्थ अभिवादन करता है। नेबे खुद को पेश करता है और जॉर्ज को बताता है कि वह इस मामले की जांच का प्रभारी है। वह गेस्टापो हेड हेनरिक मुलर को भी पेश करता है, जो नेबे के साथ जांच की निगरानी करेगा। नेबे जॉर्ज के घुटनों को देखना चाहता है और उसे अपनी पैंट उतारने का आदेश देता है। जॉर्ज मान जाता है और हम देखते हैं कि उसके घुटने बुरी तरह से घायल हैं। यह पुलिस चीफ के शक की पुष्टि करता है। जॉर्ज ने खुद बम लगाया था। फिर नेबे संदिग्ध को बताता है कि हिटलर अभी भी जिंदा है, लेकिन विस्फोट में 7 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। पता चलता है कि फ्यूहरर घटना से 13 मिनट पहले ही वहां से चला गया था।
ये खुलासा जॉर्ज को तोड़ देता है क्योंकि यह हिटलर को मारने का उसका एकमात्र मौका था। मुलर फिर औपचारिक सवाल जवाब शुरू करता है और जॉर्ज से उसका पूरा नाम और जन्म स्थान पूछता है, लेकिन जवाब देने के बजाय जॉर्ज एक धुन गुनगुनाने लगता है जो उसे एक फ्लैशबैक में ले जाती है। वह मानसिक रूप से 1932 में चला जाता है, जब वह अपने दोस्तों के साथ लेक कॉन्स्टेंस पर मस्ती कर रहा होता है। जॉर्ज एक कुशल लकड़ी का कारीगर और एक अकॉर्डियन वादक है, जो एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन जी रहा है। वह फिलहाल कॉन्स्टेंस शहर की एक छोटी सी घड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। एक दोपहर जॉर्ज को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें बताया जाता है कि उसके शराबी पिता ने 2 खेत बेच दिए हैं। इनमें से एक उसके परिवार की सबसे कीमती ज़मीन है। इस वजह से जॉर्ज को घर वापस जाना पड़ता है ताकि वह कुछ निजी मामलों को सुलझा सके। कुछ दिन बाद वह अपने गृहनगर कोनिग्सब्रुन पहुंचता है, जो दक्षिण जर्मनी का एक कृषि गांव है। वह अपनी मां को गर्मजोशी से गले लगाता है, जबकि उसका पूरी तरह से नशे में धुत पिता पास की बेंच पर बेहोश पड़ा है। उसी दोपहर जब वह पिछवाड़े में लकड़ी काट रहा होता है, जॉर्ज नोटिस करता है कि उसका पिता साइडर का जग लेकर आ रहा है। वह अब और सहन नहीं कर पाता और पुराने आदमी को उसकी शराब की आदत के बारे में टोकता है। वर्तमान में वापस आते हुए मुलर जॉर्ज के बाहर निकलने से खुश नहीं है। वह उसे थप्पड़ मारता है और उसे एक और मौका देता है कि वह अपना नाम और जन्म स्थान बताए, लेकिन जॉर्ज इससे प्रभावित नहीं होता और एक शब्द भी बोलने से इनकार कर देता है। इस पर मुलर उसे एक बिस्तर पर बांध देता है और यातना शुरू कर देता है। जॉर्ज दर्द से चिल्लाता है जब एक अधिकारी उसे बेरहमी से कोड़े मारता है, लेकिन वह अभी भी मुंह नहीं खोलता। कुछ समय बाद यातना रोक दी जाती है और जॉर्ज को एक सेल में फेंक दिया जाता है। नेबे और मुलर इस बात पर बहस करते हैं कि संदिग्ध को अपने अपराधों के बारे में एक लिखित स्वीकारोक्ति कैसे दिलाई जाए। नेबे फिर उसके परिवार की एक सूची मांगता है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। ऐसा लगता है कि उसे संदिग्ध को मानसिक रूप से तोड़ने का एक तरीका सूझ गया है। कुछ घंटों बाद खून से लथपथ और बुरी तरह से घायल जॉर्ज को फिर से जांच कक्ष में लाया जाता है। नेबे एल्सा को लाता है, एक शादीशुदा महिला जिसके साथ जॉर्ज ने कई महीनों तक डेट किया था। संदिग्ध को तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर वह मुंह नहीं खोलता है तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी, इसलिए वह अपने किए को स्वीकार करने का फैसला करता है और अपने व्यक्तिगत विवरण देता है। जॉर्ज बताता है कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं है और उसने यह सब अकेले किया है। नेबे इसे मानने से इनकार करता है क्योंकि उसे लाल फ्रंट का बैज पहने पकड़ा गया था, लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि वह एक आज़ाद इंसान है और सही काम करने के लिए उसे किसी पार्टी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले दौर की जांच के बाद नेबे और मुलर संदिग्ध का बयान छापते हैं और इसे एक संसद सदस्य के सामने पेश करते हैं, लेकिन वह भी यह मानने से इनकार करता है कि जॉर्ज ने अकेले काम किया है। नेबे को मानना पड़ता है कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि किसी और ने बमबारी का आदेश दिया था, लेकिन संसद सदस्य चाहता है कि वे अपनी जांच और तेज करें। कुछ दिनों बाद गोर्ग एक कबूलनामा लिखता है जिसमें वह बताता है कि उसने क्या किया और कैसे किया, लेकिन नेबे और मुलर दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वे जानना चाहते हैं कि उसे बम बनाने की सामग्री कहाँ से मिली और उसे हिटलर की हत्या का आदेश किसने दिया। गोर्ग को गुस्सा आता है क्योंकि वे उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वह एक झूठी कहानी बनाता है। वह कहता है कि उसे विंस्टन चर्चिल का फ़ोन आया था जिसने उसे हिटलर को मारने को कहा। यह सुनकर अधिकारी गुस्सा हो जाते हैं और मुलर गोर्ग को फिर से बांधने का आदेश देते हैं। गोर्ग जानता है कि अब उसे यातना दी जाएगी, इसलिए वह एक कलम और कागज़ मांगता है ताकि वह अपनी योजना को समझा सके। फिर दृश्य बदलता है और कुछ साल पहले की बात दिखाई जाती है जब गोर्ग अपने दोस्तों के साथ एक पब में बैठा होता है। एरिक, जो एक स्थानीय व्यापारी और एल्सा का पति है, चोटिल चेहरे के साथ आता है। वह बियर पीते हुए कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे यह चोट दी है, लेकिन अब वह उसे फिर से मारने की हिम्मत नहीं करेगी। गोर्ग को एल्सा की चिंता होती है और वह उसके घर जाता है। वहाँ वह एल्सा को रोते हुए पाता है, उसके चेहरे पर गहरी चोट है। गोर्ग उसे सांत्वना देता है और एल्सा उसे चूमने लगती है। यह पता चलता है कि दोनों के बीच कई महीनों से रोमांस चल रहा था।
इसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनका अफेयर शुरू हो जाता है। वापस नाजी जेल में गोर्ग नेबे को बताता है कि उसने स्टील फैक्ट्री में काम करते हुए गन पाउडर जमा किया था। वह यह भी बताता है कि उसने डायनामाइट की सामग्री एक खदान से चुराई थी। नेबे चाहता है कि गोर्ग कबूल करे कि वह किसी और के लिए ढाल बन रहा है, लेकिन गोर्ग दृढ़ता से कहता है कि उसने अकेले ही यह सब किया। वह यह भी दिखाता है कि उसने 2 घड़ियां और एक डिटोनेटर बनाया था जिसने विस्फोट किया। जैसे जैसे पूछताछ और यातना जारी रहती है, गोर्ग अपनी यादों में खो जाता है। एक खूबसूरत दोपहर, जब वह एल्सा के साथ पिकनिक पर होता है, एल्सा उसे बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि बच्चा गोर्ग का है या उसके शराबी पति एरिक का। इसी बीच नाजी प्रचार ग्रामीण जर्मनी के लोगों के दिलों और दिमाग में जहर घोल रहा है। नाजी पार्टी के सदस्य हर जगह हैं और जो कोई भी विरोध करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। गोर्ग और उसका दोस्त जोसेफ, जो रेड फ्रंट पार्टी का सदस्य है, रेडियो पर सोवियत समाचार सुनते हैं। उन्हें पता चलता है कि हिटलर ने स्पेन के एक शहर पर बमबारी की है, जिसमें 260 निर्दोष लोग मारे गए हैं। ये सुनकर गोर्ग को गुस्सा आता है और वह हिटलर को रोकना चाहता है, लेकिन उसे यह भी पता चलता है कि हिटलर पोलैंड पर हमला करने की योजना बना रहा है। उसकी निजी जिंदगी में भी समस्याएं बढ़ने लगती हैं जब एरिक गोर्ग को अपनी पत्नी के साथ चुंबन लेते हुए पकड़ लेता है। इस समय गोर्ग एरिक के घर के तहखाने में रह रहा होता है और एल्सा के साथ नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाता है। गुस्से में एरिक अपनी पत्नी को जमीन पर गिरा देता है और उसके गर्भवती पेट पर जोर से लात मारता है। गोर्ग उसे रोकने के लिए चाकू लेकर धमकी देता है कि अगर वह नहीं रुका तो वह उसे मार डालेगा। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और जब उसकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मची होती है, गोर्ग हिटलर की हत्या की योजना बनाने लगता है। वह समाचार पत्रों से जानकारी जमा करता है, जिसमें हिटलर हर साल म्यूनिख के बर्गर ब्रॉकेलर में भाषण देता है। मंच के पीछे एक विशाल नाजी झंडा होता है, जो एक मजबूत खंभे को ढकता है। गोर्ग म्यूनिख जाता है और हॉल खाली होने का इंतजार करता है। फिर वह अंदर घुसकर मंच के पीछे जाता है और खंभे का सही आकार नापता है, ताकि वह अपनी योजना को अंजाम दे सके। वापस पूछताछ कक्ष में गोर्ग हिटलर और उसकी नीतियों के बारे में अपनी नफरत जताता है। वह कहता है कि वेतन कम है, विरोध करने वालों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है और यहूदियों को उनके धर्म के कारण भेदभाव झेलना पड़ता है। गोर्ग कहता है कि हिटलर के कार्यों के गंभीर परिणाम होंगे और इससे जर्मनी का पतन होगा। इसके बाद गोर्ग का टाइप किया हुआ कबूलनामा अंतिम रूप दिया जाता है। नेबे अब यह मानने लगता है कि गोर्ग ने अकेले ही हमला किया था, लेकिन मुलर को अभी भी लगता है कि इस हमले के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। जब वे दोनों अपनी अगली कार्रवाई पर चर्चा कर रहे होते हैं, गोर्ग एक सचिव से अनुरोध करता है कि वह एल्सा और उसके परिवार को एक संदेश भेजे। वह उन लोगों के परिवार को भी संवेदना भेजना चाहता है जो विस्फोट में मारे गए थे। सचिव गोर्ग को एल्सा की तस्वीर देती है और कहती है कि वह किसी को न बताए कि उसे यह तस्वीर उसने दी है। तस्वीर देखकर गोर्ग को याद आता है कि कैसे एल्सा ने उनके बेटे को जन्म दिया था। उसने बच्चे का नाम गोर्ग रखा था और वह अपने शराबी पति को तलाक देने के लिए तैयार थी। हालांकि यह गोर्ग को अपनी योजना को अंजाम देने से नहीं रोक पाता। वह बम बनाने की अपनी कला को और निखारता है। एक परीक्षण के तौर पर वह एक सुनसान जगह पर एक पेड़ पर नकली बम लगाता है। विस्फोट इतना भयानक होता है कि पूरा पेड़ टुकड़ों में बिखर जाता है। वर्तमान में वापस आकर एक संसद सदस्य पूछताछ कक्ष में आता है और हिटलर के बारे में गोर्ग की बात सुनकर उसका चेहरा मेज पर पटकता है। हम यह भी देखते हैं कि नेबे अब नाजी पार्टी के वरिष्ठों के मकसद पर सवाल उठाने लगा है, लेकिन वह कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। संसद सदस्य नेबे और मुलर को आदेश देता है कि वे किसी भी तरह से पता लगाएं कि गोर्ग को आदेश किसने दिया था। दबाव बढ़ने के साथ गोर्ग को बांध दिया जाता है और उसे एक हेलुसिनोजन दवा पेरविटिन दी जाती है। अधिकारी एक बेहोश गोर्ग से पूछते हैं कि उसे बमबारी का आदेश किसने दिया, लेकिन गोर्ग फिर से वही कहता है कि उसने अकेले ही यह सब किया। कुछ समय बाद गोर्ग अपनी बेहोशी से उठता है और अपने बयान को बदलने का फैसला करता है। वह कहता है कि वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और जर्मन समुदाय में फिर से शामिल होना चाहता है।
गोर्ग कहता है कि हत्या का प्रयास असफल रहा क्योंकि उसके मकसद सही नहीं थे। इस बयान के बाद उसे डाचाओ कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है। 5 साल बाद नेबे को हिटलर की हत्या के प्रयास में शामिल होने के लिए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। उसे डाचाओ कंसंट्रेशन कैंप में फांसी पर लटका दिया जाता है। गोर्ग को नेबे की मौत के बारे में फ्रांज नामक एक विकलांग जेल गार्ड से पता चलता है। गोर्ग हैरान होता है, लेकिन वह यह भी जानना चाहता है कि एल्सा कहाँ है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित हो सकती है। हालांकि फ्रांज सहानुभूति रखता है, लेकिन वह जानता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। वह गौर्ग को कुछ संगीत की शीट देता है ताकि वह अपने जिथर, एक संगीत वाद्य, पर बजा सके। फिल्म के अंत में फ्रांज गौर्ग को बताता है कि इंग्लैंड ने एक रात में उनके एक शहर को नष्ट कर दिया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। गौर्ग को इस बात का अफसोस होता है क्योंकि वह जानता है कि अगर उसकी योजना सफल होती तो यह सब टाला जा सकता था। कुछ ही देर बाद गार्ड उसे उसकी कोठरी से बाहर ले जाते हैं और मुलर उसके निष्पादन का आदेश देता है। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।